हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम ईवीएस पेडागोजी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेसमेंट, मूल्यांकन। तो ईवीएस में मूल्यांकन एक सतत एवं बाल केंद्रित प्रक्रिया है जिसमें बच्चों की समझ, कौशल, दृष्टिकोण और पर्यावरणीय जागरूकता का आकलन सीखने में सुधार के उद्देश्य से किया जाता है, केवल अंक देने के लिए नहीं। तो असेसमेंट का जो मेन फोकस होता है वो देखना कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, वो अवेयर हो रहे हैं कि नहीं इन्वायरमेंट के लिए, ना कि सिर्फ उनको मार्क्स कितने मिल रहे हैं। तो असेसमेंट का मेन फोकस है कि बच्चों की समझ बढ़े, उनका दृष्टिकोण बेहतर हो, उनमें पर्यावरणीय जागरूकता आए। ये सब असेसमेंट के मेन उद्देश्य हैं। अगर हम एवीएस एम की बात करें तो एवीएस का एम क्या है कि बच्चों की ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। मेन कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस से कितना सीख रहे हैं, वो ऑब्जर्व कितना कर रहे हैं अपने चारों तरफ के वातावरण को। फिर क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासु, बच्चों की क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करना है, बच्चों को और क्यूरियस बनाना है ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, वो अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें, उनसे रिलेट कर सकें, समाज, वातावरण, इन सबको इंटीग्रेटेड वे में देख सकें। क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो, इंक्वायरी वो करे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग माइंड हो, उनका इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी बढ़े, मतलब जागरूकता के बढ़े, तो वो इन्वायरमेंट के लिए क्या सही है क्या गलत है उसकी तरफ सही और गलत का फैसला ले सकें। साइंटिफिक उनका टेम्पर हो, ना कि रूढ़िवादिता सोच हो, साइंटिफिक टेम्पर के साथ वो आगे बढ़े। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनकी डेवलप हो। ये सब क्या है, ये ईवीएस के उद्देश्य हैं जो बच्चों में वो चाहता है कि डेवलपमेंट हो। तब हम अगर असेसमेंट की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मूल्यांकन के, कि नो चिल्ड्रंस लर्निंग प्रोसेस, कि बच्चों की लर्निंग प्रोसेस के बारे में आप असेसमेंट कर रहे हो, ना कि उसका फाइनल रिजल्ट क्या हो, इसलिए असेसमेंट कर रहे हो। असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि लर्निंग प्रोसेस के बारे में जानना। आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शंस, कि बच्चे कितने कौन कौन से मिसकंसेप्शंस के लिए है उनके मन में, कौन कौन सी गलत बातों को वो सही, गलत चीज़ों को सही मान के बैठे हैं, उन सब की आइडेंटिफाई करना। गिव टाइमली फीडबैक, मेन टीचर का काम है कि असेसमेंट सिर्फ करना नहीं है, असेसमेंट के साथ साथ उनको फीडबैक भी देना है ताकि वो सुधार कर सकें। इम्प्रूव टीचिंग मेथड, की असेसमेंट से आपको पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करोगे कि कहाँ पे कमी रह गई है, आप उसे और अच्छे बेहतर तरीके से प्लान करोगे अपने लेसन प्लान्स को। प्लान रिमेडियल टीचिंग, कि जहाँ पे प्रॉब्लम पहले आप डायग्नोस करोगे, फिर उसके बाद आप उसके लिए रिमेडियल टीचिंग लेकर आओगे कि प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इनकरेज सेल्फ लर्निंग, तो बच्चों में सेल्फ लर्निंग को इनकरेज करना। एसेस नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, तो बच्चों के नॉलेज कितनी है, स्किल्स और उनके एटीट्यूड को एसेस करना। एसेस करना मतलब मूल्यांकन करना उनका। ये सब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है असेसमेंट के। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो मेनली टाइप्स ऑफ असेसमेंट में क्या क्या आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समरेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव का मतलब होता है रचनात्मक मूल्यांकन, और समेटिव का होता है सारांशात्मक या फिर योगात्मक मूल्यांकन। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब ड्यूरिंग द क्लास, एक लेक्चर के दौरान आप जब बच्चे से सवाल पूछते हो कि उसके समझ में कितना आया, फिर टॉपिक से रिलेटेड, ताकि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े, आपको पता चले कि बच्चे ने कितना सीखा है, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग टू इम्प्रूव लर्निंग, अधिगम के दौरान सीखने में सुधार हेतु किया गया मूल्यांकन। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो कि उस टाइम पे ड्यूरिंग द लेक्चर आप किसी टॉपिक के यूनिट के बीच में सवाल जो पूछते हो, असेसमेंट जो करते हो, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला जाता है। और वहीं समेटिव असेसमेंट होता है जो कि एंड ऑफ द यूनिट हो गया या फिर ईयर के एंड में किया जाता है। क्या के लिए, मेजर अचीवमेंट, आप उपलब्धि जाना चाहते हो कि ओवरऑल बच्चे ने क्या अचीव किया है लर्निंग से, वो अगर आपको जानना है तो आप क्या करते हो, समेटिव असेसमेंट करते हो। अब है असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग है या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब सीखने के लिए मूल्यांकन। इसका एक उदाहरण है फॉर्मेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब जो ड्यूरिंग द आप क्लास करते हो, कि आप फाइनल रिजल्ट पे इंटेंडेड नहीं हो कि फाइनल रिजल्ट क्या है, आप हो, आपका इंटरेस्ट है ड्यूरिंग
असेसमेंट ड्यूरिंग द टर्म, आप असेसमेंट कर रहे हो कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, सीख भी रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। लर्निंग इज इम्प्रूविंग, तो सीखने में सुधार के लिए मूल्यांकन किया जाना कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, आप और कितना बेहतर तरीके से उन्हें सिखा सकते हो, ये होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो पर्पस इम्प्रूव लर्निंग, तो इसका पर्पस क्या है कि बच्चे की लर्निंग इम्प्रूव हो सके। एग्जाम्पल जैसे टीचर ऑब्जर्वेशन हो गया, तो ईवीएस में ऑब्जर्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। ऑब्जर्वेशन आप अगर बोल सकते हो एक असेसमेंट का मुख्य टूल होता है कि बच्चे भी ऑब्जर्व करके इन्वायरमेंट को सीखते हैं और टीचर भी ऑब्जर्व करके बच्चों को देखता है कि उनका प्रोग्रेस क्या है। तो ओरल क्वेश्चनिंग, आप सवाल पूछते हो, वर्कशीट प्रैक्टिस के लिए देते हो, ग्रुप एक्टिविटी हो गई, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, क्विज हो गया, ये सब किसके असेसमेंट फॉर लर्निंग के उदाहरण है, जिसमें टीचर इमीडिएटली गिव्स फीडबैक। टीचर क्या करता है ड्यूरिंग द लेक्चर, अगर उसने असेसमेंट किया है तो वो तभी फिर उसको बच्चे को फीडबैक देता है, जिससे बच्चे रिलेट कर पाते हैं और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। फिर एक आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो ये किसका है, ये योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण इसके अंदर आता है कि पर्पस क्या होता है, अचीवमेंट को मेजर करना। जैसे यूनिट टेस्ट हो गए, हाफ ईयरली हो गए, एनुअल एग्जाम हो गए कि जो यूनिट के लास्ट में आप टेस्ट ले रहे हो, या फिर जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं कि पूरा आप एक साल के बाद ले रहे हो कि बच्चे ने कितना अचीव किया, तो फिर उस ग्रेडिंग होती है ना। तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग के एग्जाम्पल्स हैं। लर्निंग इज मेजर्ड, सीखने की उपलब्धि मापने के लिए मूल्यांकन जो किया जाता है, अचीवमेंट को मापने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है उसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। फिर एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में मूल्यांकन। ये सेल्फ आप बोल सकते हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन इसमें होता है, क्या सेल्फ लर्निंग होती है। तो स्टूडेंट असेस देमसेल्व्स, विद्यार्थी स्वयं अपने सीखने का मूल्यांकन करते हैं, खुद से करते हैं, उसको सीखने के रूप में आकलन करते हैं, सेल्फ असेसमेंट ये होता है। पर्पस क्या होता है, चाइल्ड रिफ्लेक्ट ऑन ओन लर्निंग, वो खुद की लर्निंग में रिफ्लेक्ट कर रहा है, चिंतन कर रहा है कि उसने क्या सीखा, कैसे सीखा। एग्जाम्पल्स जैसे क्या हो गया, सेल्फ असेसमेंट हो गया, पीयर असेसमेंट हो गया, रिफ्लेक्शन डायरी हो गई। रिफ्लेक्शन डायरी मतलब खुद के विचारों को लिख के फिर उनमें क्या सही क्या गलत क्या अचीव किया, तो ये सब आता है उसमें। ये होता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि जिसका फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्जाम्पल है कि ड्यूरिंग क्लासरूम आप देख रहे हो कि बच्चे ने कितना सीखा है। फिर एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, जो एक नेगेटिव टर्म लेता है कि मतलब यूनिट के लास्ट में आप चेक कर रहे हो कि अचीवमेंट के लिए आप चेक कर रहे हो। फिर एक है असेसमेंट एज लर्निंग, जो कि बच्चा खुद से करता है, सेल्फ असेसमेंट होता है वो उसका, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं टूल्स ऑफ इवेल्युएशन। तो टूल्स ऑफ इवेल्युएशन में फर्स्ट है रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स टू टाइप्स होते हैं, एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड और एक होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आता है बच्चे के जीवन से जुड़े, जैसे उसका बिहेवियर हो गया, सभी प्रकार के इसमें रिकॉर्ड लिखे जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया, एटीट्यूड हो गया, बिहेवियर हो गया, स्किल हो गया, लर्निंग नीड्स हो गई, ये सब क्या होता है, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आता है। फिर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में एकेडमिक जो बच्चे के अचीवमेंट है, अटेंडेंस हो गई, रिलेटेड क्लास, तो ये क्लास से रिलेटेड होता है, और ये बिहेवियर से रिलेटेड होता है कि आप बाहर गए, घूमने गए, कोई इंसिडेंट हुआ, उसे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो सब एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। और पर्सनल लाइफ से ज़्यादा रिलेटेड आप बोल सकते हो। और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एकेडमिक लाइफ से, क्लास के दौरान जो भी एकेडमिक अचीवमेंट हो गई, अटेंडेंस हो गई, ये सब किस में आता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में आता है। फिर आता है पोर्टफोलियो। तो बेसिकली पोर्टफोलियो क्या होता है, रिकॉर्ड होता है एक, जैसे आप देखोगे रजिस्टर में एक रिकॉर्ड बच्चे के सारे, उसने क्या अचीव किया, टेस्ट में कितने मार्क्स आए, ये सब का रिकॉर्ड होता है, कितने परसेंटेज आए, ये सब, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में जब बच्चा जाए तो नेक्स्ट जो क्लास टीचर होगी उसको क्या किया जाता है, हैंड ओवर किया जाता है। वो क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है, जिसमें बच्चे के सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस वर्क। फिर आता है रेटिंग स्केल। सो बेसिकली रेटिंग स्केल क्या होती है, मेजर्स होती है लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे पुअर परफॉर्मेंस है, आप स्पेसिफिक एक नंबर नहीं दे रहे हो, जैसे पुअर, बिलो एवरेज, एवरेज, गुड, वेरी इंप्रेसिव, तो ये सारे आप देखोगे जब छोटे बच्चों की बुक्स में ये सारे बने रहते हैं इमोजीज, तो उसमें टिक करना होता है। तो ये सब किसके उदाहरण है, ये रेटिंग स्केल के उदाहरण है। बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हो स्केल है, मतलब स्पेसिफिक नंबर नहीं, एक स्केल है, किसके, इसके
पुअर है कि बिलो एवरेज है कि एवरेज है, गुड है, वेरी इंप्रेसिव है, एक्सीलेंट, ये सब क्या है रेटिंग स्केल के एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है रूब्रिक्स, ये क्या होता है प्री डिफाइंड क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन, जैसे कि डिजाइन 20 है नॉलेज, ये टोटल मार्क्स दिया हुआ है। फिर अब एक बता रहे हो आप कि जैसे 20 से 19 के बीच में है बच्चा, तो आप डिजाइन में कितना है, मीट एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि 18 से 15 के बीच में है तो आप वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार चल रहा है। फिर 13 से 14 के बीच में है तो अप्रोच, एक्सपीरियंस, तो ये सब क्या है प्री डिफाइंड, आप क्राइटेरिया पहले से डिफाइन कर लेते हो, फिर उसके हिसाब से इवेल्युएट करते हो, इसको रूब्रिक्स बोला जाता है। तो अगर पूछा जाए बेस्ट इवेल्युएशन टूल जो है उसमें ईवीएस में, तो आपका आंसर होना चाहिए कि पोर्टफोलियो, उसको बोला गया है एनसीईआरटी के अनुसार। और अगर ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो वेरी गुड टूल फॉर। और एक फिर होता है चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में केवल 2 ऑप्शन यस और नो रहता, क्या रहता है एस और नो, जैसे सही सही के टिक या तो क्रॉस मतलब गलत का टिक, जिसमें बस 2 ही टिक रहते हैं, या तो सही या तो गलत, वो चेकलिस्ट होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे स्टडी चेकलिस्ट होती है कि आपको ये अगर आपने बनाया है अपने चेकलिस्ट, मुझे सुबह 2 घंटे मैथ्स पढ़नी है, फिर उसके बाद मुझे पेडागॉजी की तैयारी करनी है, सीडीपी की पढ़नी है, तो आप फिर शाम को बैठोगे तो जो हुआ उसमें टिक करोगे, जो नहीं हुआ उसको क्रॉस करोगे, तो ये किसका उदाहरण है, चेकलिस्ट होता है ऐसे ही। तो बेसिकली असेसमेंट में भी चेकलिस्ट होती है। हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उससे हमने क्या पढ़ा है, हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे PYQs हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। एन एनवायरमेंटल स्टडीज टीचर ऑफ क्लास 4th मेड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन इन हिज क्लास टू डू द टास्क ऑफ मेकिंग लेटर बॉक्सेस ऑन द थीम ट्रेवल। ड्यूरिंग द वर्क ऑफ मेकिंग द मॉडल ऑफ द लेटर बॉक्स द टीचर also assess their work. Which of the following assessment tool would the teacher have used to assess children's activity? तो क्वेश्चन क्या है कि क्लास 4th के इन्वायरमेंटल स्टडीज के टीचर ने अलग अलग ग्रुप बच्चों के बनाए, उसमें एक टास्क दिया कि लेटर बॉक्स सबको बनानी है, जो कि लेटर बॉक्स किस पे थीम पे, ट्रबल के थीम पे। ड्यूरिंग द वर्क बच्चों को उन्होंने असेस भी किया, जब वो मॉडल बना रहे थे लेटर बॉक्स का तो टीचर ने असेस किया उन्हें, तो ये किसका उदाहरण है, उन्होंने कौन से टूल को यूज किया है। चेकलिस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट, देखो चेकलिस्ट अगर होता तो सही और गलत का होता, तो कहीं पे है क्या 2 ही, नहीं, तो ये तो नहीं था। अचीवमेंट टेस्ट तो ड्यूरिंग क्लासरूम नहीं होता, आफ्टर क्लासरूम होता है ना, तो ये भी गलत है। वर्कशीट प्रैक्टिस के लिए, तो दिस इज नॉट ऑल्सो गुड। आप पोर्टफोलियो बोलोगे कि उन्होंने पोर्टफोलियो रिकॉर्ड रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher of environmental studies while conducting an activity with some children observes some important incidents and also makes a descriptive note of the same. Which one of the following may be the tool of assessment? तो पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक बच्चों के साथ गतिविधि करवाते समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उनका वर्णनात्मक विवरण भी लिखता है, निम्नलिखित में से कौन सा। अब देखो यहाँ पे ड्यूरिंग द क्लास की बात नहीं हो रही है, वो क्लास के गतिविधि करवा रहा था और कुछ घटनाओं के जो एक्टिविटीज हो रही थी उनको ऑब्जर्व कर रहा है और नोट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पोर्टफोलियो नहीं, अवलोकन सूची ऑब्जर्वेशन लिस्ट नहीं, तो उसको क्या बोला जाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, बच्चे के बिहेवियर का आप रिकॉर्ड रख रहे हो, ठीक है, तो दिस इज एनेक्डोटल, उपाख्यानात्मक अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में अधिगम के सारांशात्मक मतलब समेटिव मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से सबसे उत्तम साधन कौन सा है। अब पोर्टफोलियो ये तो सारे वर्क का कलेक्शन होता है, समेशन मतलब एंड ऑफ द टर्म है ना। रेटिंग स्केल नो। अब ये एनेक्डोटल तो बिहेवियर एटीट्यूड का जिसमें आप रिकॉर्ड रखते हो, हाँ वार्षिक उपलब्धि परीक्षा ये हो जाएगा, एनुअल जो आपका एग्जाम होगा वो किसका उदाहरण हो जाएगा, वो सारांशात्मक या फिर योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेटिव की बात हो रही है, तो स्व मूल्यांकन किया जा सकता है, खुद
सहपाठी पीयर इवेल्युएशन भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन भी हो जाएगा, फॉर्मेटिव में आएगा। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, उपाख्यानात्मक अभिलेख भी आएंगे, तो ऑप्शन 5 हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये सब क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस का एक शिक्षक हमेशा एक छोटी डायरी रखता है और विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण व्यवहार का रिकॉर्ड रखता है, वह किस मूल्यांकन। अब देखिए, अब यहाँ पे व्यवहार लिखा हुआ है, व्यवहार का रख रहा है, तो ये किसका, एनेक्डोटल का वो है, उदाहरण है, उपाख्यानात्मक अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है 3, 4, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। पोर्टफोलियो उसके वर्क का रिकॉर्ड होता है। रेटिंग स्केल की आप मेजर कर रहे हो, जैसे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की, हैप्पी, सैड, वेरी गुड, ये सब करोगे। चेकलिस्ट सिर्फ 2 ही होता है, सही या फिर गलत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।